डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं पेपर 5 यूनिट 2 का वो है टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। आपको याद होगा कि जो ओवरऑल टॉपिक चल रहा है वो है पेडागोजीज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग के अंतर्गत कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग कर रहे हैं हम, और फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिक्स, फ्लुएंसी, वोकेबलरी हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो एक्चुअली रीडिंग का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम टेक्स्ट को समझ लें, कॉम्प्रिहेंड कर लें। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये रिटन टेक्स्ट जो भी हमें मिलता है या प्रिंटेड टेक्स्ट जो भी मिलता है, उससे मीनिंग निकालना या बनाना, उसकी जो प्रक्रिया है जिसके में हम शब्दों का जो हमारा ज्ञान है, कॉन्सेप्ट का जो ज्ञान है, फैक्ट्स का ज्ञान है, आइडियाज का ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करते हैं और टेक्स्ट से मीनिंग को निकालते हैं, मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। और सरल शब्दों में कहें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना, इसकी जो क्रिया है वो कॉम्प्रिहेंशन है। और एक्चुअली रीडिंग का जो एसेंस है, इसके पहले के जो आपने 4 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, उनका जो उद्देश्य है वो अल्टीमेटली कॉम्प्रिहेंशन है। हम क्यों फोनेमिक अवेयरनेस डेवलप करते हैं, क्यों फोनिक्स डेवलप करते हैं, क्यों फ्लुएंसी डेवलप करते हैं, क्यों वोकेबलरी डेवलप करते हैं, ताकि अल्टीमेटली हम टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड कर सकें। तो रीडिंग रिलेटेड जितने प्रोसेसेस हैं, उनका अल्टीमेट एम जो है वो टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करना है। और ये यदि आप कोई टेक्स्ट को नहीं समझते हैं तो आपका पढ़ने के प्रति मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, आपके लिए वो बोझ हो जाएगा। तो एक तरह से साइकिल के रूप में काम करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यदि समझ में आता है तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, उससे सेटिस्फैक्शन होता है, उससे और पढ़ने का मोटिवेशन होता है, और वो साइकिल चलता रहता है। लेकिन आप इमेजिन करें कि साइकिल ब्रेक हो गया, आपने पढ़ा, समझ में नहीं आया, तो ना आपकी नॉलेज बढ़ी, ना आपको मजा आया, ना संतुष्टि मिली, ना आपको और आगे पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो आप देख रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस साइकिल में, जिसके द्वारा हम और पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं, तब जाकर के कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन एक स्किल नहीं है, वो सेट ऑफ स्किल्स हैं, आप उस तरीके से भी देख सकते हैं, और उसमें से कई चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। ये जरूरी है कि कॉम्प्रिहेंशन के पहले बच्चे प्रॉपरली डिकोड कर सकें। जो वर्ड लेवल की प्रोसेसिंग है, एक्यूरेट और फ्लुएंट वर्ड लेवल प्रोसेसिंग हो, मतलब अक्षरों को डिकोड कर सकें, इजिली ग्राफीम फोनीम के लिंकेजेस बिठा सकें, वो जो शब्द आए हैं उनके अर्थ को समझते हों, उन शब्दों को सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हों। ये पिछली बार हमने काफी डिस्कस किया है कॉन्टेक्स्ट के बारे में। और जब हम अगला सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो पिछले से उसका क्या लिंक है, ये भी हमको समझ में आने की जरूरत है। और उस अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल आगे के कॉन्टेक्स्ट को, आगे का जो कंटेंट आ रहा है, आ, उसको भी समझने में उसका इस्तेमाल हो। तो आप देख रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ शब्द पहचानना नहीं है, शब्दों के अर्थ जानना ही नहीं है, वाक्य में शब्दों के अर्थ जानना नहीं है, ओवरऑल पूरे डिस्कोर्स में क्या मीनिंग हो रही है, उसको समझना है। अल्टीमेटली वो पूरा टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में है वो समझने की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रक्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं, इसमें कई बाधाएं भी होती हैं। डिकोडिंग की ही प्रॉब्लम है, वोकेबलरी की प्रॉब्लम है, और आगे कई तरह के इश्यूज हो सकते हैं। वर्किंग मेमोरी, मतलब बच्चा जब 5वें वाक्य में पहुंचा है तो पिछले 4 वाक्यों से उसका लिंक क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है, इन्फर नहीं कर पा रहा है। जो सूचना दी गई है, जैसे सूचना दी गई है कि वो 10 बजे उठा, इसका मतलब ये छुपा हुआ है कि वो अभी तक सोया हुआ है। ये जो इन्फर करना है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन स्किल है। आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन को मॉनिटर करने का मतलब है कि कहाँ पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये सेंस होना। फिर जिस विषय के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसकी डोमेन नॉलेज होगी, तभी कॉम्प्रिहेंशन होगा। टेक्स्ट का स्ट्रक्चर, पोएम को समझने का तरीका अलग होगा, ऐसे को समझने का तरीका अलग होगा, कहानी को समझने का तरीका अलग होगा। तो टेक्स्ट की स्ट्रक्चर भी समझना जरूरी है, वहीं कई बार डिसरप्शन हो जाती है। और अटेंशन, टिके रहेंगे जब तक हम टेक्स्ट के साथ, तभी हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। तो आप देखें कि कॉम्प्रिहेंशन के रास्ते में जो बाधाएं हैं,
हम कैसे सीखें, कैसे एसेस करें, वो तो हम आगे करेंगे ही, बट बाधाओं को समझना ज़रूरी है। यदि बच्चा प्रॉपरली डिकोड ही नहीं कर पा रहा, प्रॉपरली अटेंशन ही नहीं दे पा रहा है, वर्किंग मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँगी। तो आप देखें कि कितनी सारी चीज़ें हैं कॉम्प्रिहेंशन में, इन्फर करना, अपने आप को मॉनिटर करना, विजुअलाइज़ करना, कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, कनेक्शंस जोड़ना, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं तो देखते हैं। तो ये आप इसको मैं बहुत डिटेल नहीं करा रहा हूँ, ये जो अभी तक मैंने पिछली 3 स्लाइडों में कहा है, उसी को किसी और प्रेज़ेंटर ने इस तरह से उसको दिखाया है कि क्या-क्या स्किल्स उसमें शामिल हैं। वोकैब्युलरी की स्किल्स हैं, रिफ्लेक्शन की स्किल्स हैं, फैक्ट चेक की स्किल्स हैं, कंपेयरिंग, कंट्रास्टिंग की स्किल हैं, समराइज़ेशन की स्किल हैं। जो उसमें कहा गया है उसको क्लेम को सपोर्ट करना या उसको रिफ्यूट करना, वो सारी स्किल्स इसमें शामिल हैं। इम्पोर्टेंस देखिए कॉम्प्रिहेंशन की समझने के लिए, एक तो हम बोलते हैं सिंपल व्यू ऑफ रीडिंग। सिंपल व्यू ऑफ रीडिंग क्या है कि पढ़ने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, वर्ड की रिकॉग्निशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग। वो दोनों मिलकर ही स्किल रीडर बनता है। ये सिंपल व्यू ऑफ रीडिंग है, लेकिन इसको हम थोड़ा-सा और न्यूएंस्ड इसका व्यू देखें तो हम स्कारबोरो का रोप मॉडल है, बहुत पॉपुलर है कि रस्सी जैसे बुनी जाती है, तो अब देखो पतली-पतली रस्सियाँ जोड़ कर के मोटी और मोटी रस्सियों को जोड़कर और मोटा जो है वो बनाया जाता है। तो अल्टीमेटली जो अल्टीमेट रस्सी है वो है स्किल्ड रीडिंग का। जो स्किल्ड रीडिंग बेसिकली क्या है कि आप वर्ड को की रिकॉग्निशन और टेक्स्ट की कॉम्प्रिहेंशन को फ्लुएंटली कोऑर्डिनेट और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो अल्टीमेट रस्सी है। लेकिन उसके पीछे 2 मोटी रस्सियाँ चल रही हैं, एक लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की और दूसरी वर्ड रिकॉग्निशन की। वर्ड रिकॉग्निशन लार्जली ऑटोमेटिक हो जाता है आफ्टर ए पॉइंट, आफ्टर प्रैक्टिस, और उसमें आपको पता ही है कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस शामिल है, डिकोडिंग, स्पेलिंग शामिल है, साइट रिकॉग्निशन, आप अक्षर देख के, शब्द देख के पहचान लेते हो, साइट रिकॉग्निशन है। तो ये वर्ड रिकॉग्निशन की पतली-पतली रस्सियाँ मिलकर मोटी बनती हैं और वो आगे जाकर के स्किल रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देती हैं। बट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में देखो अब बहुत छोटी-छो पतली-पतली रस्सियाँ हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी बैकग्राउंड नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो। बैकग्राउंड नॉलेज मतलब जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, अ, जैसे मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल दूँ कि जब मैं स्पोर्ट्स का न्यूज़ पढ़ता हूँ और क्रिकेट की न्यूज़ होती है, तो मुझे पूरे एक-एक शब्द समझ में आते हैं। लेग बिफोर विकेट भी समझ में आता है, इतने बाई मिले ये भी समझ में आता है, सुपर ओवर ये भी समझ में आता है। लेकिन यदि गोल्फ का न्यूज़ है, तो मुझे आधे न्यूज़ समझ में नहीं आता। चेस का न्यूज़ है, तो मुझे आधा न्यूज़ समझ में नहीं आता। बेसबॉल तो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि मेरी बैकग्राउंड नॉलेज उस विषय की नहीं है या कम है जिसके बारे में मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। तो बैकग्राउंड नॉलेज ज़रूरी है। वोकैब्युलरी, ये हम ऑलरेडी पिछले सेशन में बहुत डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स, लैंग्वेज किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, सेंटेंसेस का, सिंटैक्स का, ग्रामर का, ये जो सेंस है, शब्द को हम आगे पीछे कर देते हैं। मैन ईटिंग चिकन का एक मतलब है और मैन और ईटिंग के बीच में एक हाइफन डाल दो, तो क्या मतलब बदल जाता है ना? ये लैंग्वेज स्ट्रक्चर है कि हम कहाँ पर पंक्चुएशन, कहाँ पे ग्रामर, कहाँ पर एम्फेसिस, कहाँ पर सिंटैक्स, इनसे मीनिंग जो चेंज होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैन ईटिंग चिकन या मैन ईटिंग चिकन, ये दोनों के मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं अज़्यूम करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फिर वर्बल रीजनिंग, इन्फ्रेंस के लिए जरूरी क्या है कि हम वर्बल शब्दों के अर्थ से जो अर्थ निकल के आ रहा है, इन्फर कर सकते हैं, वर्बल रीजनिंग है। फिर लिटरेसी की नॉलेज है ना कि कैसे प्रिंट में जब चीज आती है तो उसका क्या अर्थ बनता है, वो जो सेंस है। डिफरेंट जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं, उसका क्या, न्यूज को कैसे डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, स्टोरी को कैसे डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉवल को कैसे डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कहानी को कैसे डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ये लिटरेसी रिलेटेड नॉलेज है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मिलती हैं तब जाकर के लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बनता है, और वर्ड रिकॉग्निशन के साथ जब ये रस्सी मिलती है तब जाकर के कहीं स्किल्ड रीडर डेवलप होता है। तो आप देखो कि जो वर्ड रिकॉग्निशन है वो लार्जली ऑटोमेटिक है, लेकिन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीजिंगली स्ट्रेटेजिक है। आपको एफर्ट के साथ रणनीति बना करके आपको कॉम्प्रिहेंड करना होता है। इसके कंपोनेंट्स देखें, जैसा मैंने अभी कहा बैकग्राउंड नॉलेज, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ
कि आप जिस विषय का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उस विषय के बारे में ब्रीफ नॉलेज होनी ज़रूरी है। जो पहले की नॉलेज है उससे आप कनेक्शन बिठाएँगे तो आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन ईज़ी हो जाता है, वोकैब्युलरी नॉलेज आप समझते हैं। नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स, नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज ग्रामर, रूल्स एंड कन्वेंशंस उसको लैंग्वेज स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे मैंने हाइफ़न का एग्ज़ाम्पल आपको दिया। वर्बल रीज़निंग, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रीज़न यूजिंग वर्ड्स, है ना? शब्दों के द्वारा तर्क तक पहुँचना, ये वर्बल रीज़निंग है। और लिटरेसी नॉलेज मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि बुक्स और प्रिंट मटेरियल कैसे मीनिंग को कन्वे करते हैं और ये जो डिफरेंट जेनर्स हैं, पोएम्स हैं, आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ आइटम्स हैं, इसको हम कैसे समझते हैं। तो अब ये जो 5वां पॉइंट था उसी की आगे इसमें डिस्क्रिप्शन है जो मैं बहुत डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसमें जो शब्द आपको क्लियर नहीं है वो मुझसे आगे की क्लास में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन गूगल फॉर सम ऑफ दीज़ वर्ड्स एंड यू कैन फाइंड आउट, है ना? तो आप देखो कि लिटरेरी टेक्स्ट हो सकता है, लिटरेरी नॉन फिक्शन हो सकता है और इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट हो सकता है। जैसे कोई एसे है या न्यूज़ आइटम है या कोई रिसर्च पेपर है। तो आप देखो लिटरेरी टेक्स्ट में आपको पता है कि एक सेटिंग होगा, कैरेक्टर्स होंगे, एक कहानी होगी, एक थीम होगा, लैंग्वेज नरेशन फॉर्म में होगा और इवेंट जो है उनकी एक सीक्वेंस होगी, है ना? लिटरेरी नॉन फिक्शन है, लिटरेरी नॉन फिक्शन जैसे चंबा के बारे में कोई अम, चीज़ लिखी गई है, तो नॉन फिक्शन है लेकिन लिटरेरी स्टाइल में लिखी गई है, एक्चुअल प्लेसेस होंगे, ट्रू इवेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट्रीज़ का जो स्क्रिप्ट है वो लिटरेरी नॉन फिक्शन है। इसमें टाइमलेस वर्ब्स होंगी, जेनेरिक नाउन्स होंगी, ग्राफिक एलिमेंट्स होंगे, इंफॉर्मेशनल फीचर्स होंगे। तो ये जो डिफरेंट अब इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट में आप देखो कि कोरोना की न्यूज़ है कोई तो डिस्क्रिप्शन होगा, कंपैरिजन कंट्रास्ट होगा, कॉज इफेक्ट होंगे, टाइम ऑर्डर सीक्वेंस होंगे। इसकी लैंग्वेज इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट में कुछ सिग्नल वर्ड्स होंगे, कुछ टेक्स्ट फीचर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है यदि हम ध्यान रखें तो हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट का वो एनहांस हो जाता है। अब हम देखते हैं कि टीचिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ाना कैसे है। तो देखिए, जो अभी तक की चर्चा हुई है, उसी में से हमको निकल कर आ जाएगा कि अल्टीमेटली यदि हम अपने स्टूडेंट्स की कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनकी बैकग्राउंड नॉलेज उस विषय की बढ़ानी पड़ेगी। बैकग्राउंड नॉलेज से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा और चूँकि टेक्स्ट शब्दों से मिलकर बना है, तो शब्दों के अर्थ जानने ज़रूरी है। वोकैब्युलरी को एनहांस करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद वी नीड टू डेवलप देयर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बहुत सारे लेवल हैं। वर्ड की प्रोफिशिएंसी वोकैब्युलरी से लिंक्ड है, लेकिन सेंटेंस की प्रोफिशिएंसी, ओवरऑल पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, ओवरऑल टेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है और डिस्कोर्स का जो अल्टीमेट लेवल है कि पूरी डिसिप्लिन में क्या कहा जा रहा है, पूरे डिसिप्लिनरी डिस्कोर्स में वो टेक्स्ट कहाँ पर सिचुएट हो रहा है। ये जो है ना, ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अलग-अलग लेवल्स हैं जिसमें हमको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और अल्टीमेटली वी नीड टू टीच देम टू बी स्ट्रैटेजिक रीडर्स। स्ट्रैटेजी के साथ कॉम्प्रिहेंशन को कैसे स्ट्रेंथन करना है। तो ये जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट तरीके हैं। अ, बिल्ड बैकग्राउंड नॉलेज से हम शुरू करते हैं। उसमें पहला कैसे फिर बैकग्राउंड नॉलेज हम बिल्ड करें और उसको हम कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने के लिए कैसे यूज़ करें? तो बहुत सारी विधियाँ हैं और जो मैंने आपको वेबसाइट शेयर किया है रीडिंग रॉकेट्स उसी से अधिकतर कंटेंट मैंने लिया है और उसको अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन में मुश्किल ना हो। तो पहला गेज एंड एंगेज, है ना? तो गेज एंड एंगेज बेसिकली क्या है? गेज एंड एंगेज में आपका जो हमारा जो फ़ोकस है वो ये है कि हम उनसे पहले पूछ रहे हैं कि उनको क्या टेक्स्ट पढ़ाने के पहले कि वो चीज़ क्या है जो उनको उस विषय के बारे में पता है। तो जो पता है वहाँ से शुरू करते हैं और जो ना पता है फिर हम उनको वहाँ तक ले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गेज their prior knowledge, then we need to engage them onwards towards the text. Ask and anchor. Ask and anchor ये मिलते-जुलते से हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा फ़र्क क्या है कि जो आप टेक्स्ट में कीवर्ड्स आगे इस्तेमाल हुए हैं, उनके बारे में उनसे लिंक्ड जो चीज़ें हैं, उनको लेकर के हम पहले से थोड़ा-सा इनको डिस्कस करते हैं और उसके बाद उनको आगे लिंक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप प्लांट की लाइफ़ साइकिल पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता है कि उसमें लीफ
सीड, ये सारे चीज़ें को की समझ यदि बच्चों को नहीं है, तो आगे वो कौन नहीं समझा पाएँगे। फिर एंकर आप जानते हैं ना कि जब बोट को जिस चीज़ से हम जब तट पे बोट आ जाता है, तो हम जिससे उसको रोक के रखते हैं ताकि वो वापस पानी में ना चला जाए, वो एंकर है, जिससे वो टिका होता है, हुक जैसा वो होता है जो। तो आस्क एन एंकर का मतलब ये है कि आपको उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए बच्चों की जो प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, वो हम टेस्ट करते हैं और उसको फिर आगे उस नॉलेज से आगे एंकर करते हैं। जैसे आगे फिर आप रूट के बारे में बताने वाले हैं, सॉइल के बारे में और एडवांस लेवल पर स्प्राउटिंग, ब्लूमिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बताने वाले हैं। उनके लिए पहले बच्चों को तो ये तो पता होना चाहिए कोई चीज़ है जिसको फूल कहते हैं, कोई चीज़ है जिसको पत्ता कहते हैं, कोई चीज़ जिसको सीड कहते हैं, है ना? तो ये सारे जो तरीके हैं बैकग्राउंड नॉलेज को निकालने के और उसको फिर आगे एंकर करने, लिंक करने के। तीसरी चीज़ है मैप आउट एंड चेक इन। मैप आउट के बहुत सारे तरीके हैं। मैप आउट का बेसिक एक जो बड़ा पॉपुलर तरीका है जिसको केडब्ल्यूएल अप्रोच कहते हैं कि व्हाट आई नो, के से है व्हाट आई नो, डब्ल्यू से व्हाट आई वांट टू नो और क्लास के एंड में फिर उनको बोलते हैं भरने के लिए व्हाट आई लर्न्ड। तो व्हाट आई नो के, व्हाट आई वांट टू नो डब्ल्यू एंड व्हाट आई लर्न्ड एल, इसीलिए इसको केडब्ल्यूएल फ्रेमवर्क कहते हैं। तो बच्चों को एक टॉपिक लिख दिया हमने बोर्ड पे और उनको बोला व्हाटएवर यू नो अबाउट इट, जैसे प्लांट की लाइफ साइकिल, हमको ये चीजें पता है, बच्चों ने वो लिख लिया। फिर वो जानना क्या चाहते हैं और उसके बाद उसके जुड़ा हुआ टेक्स्ट फिर हम देंगे और फिर एंड में बच्चे लिखते हैं कि क्या सीखा उन्होंने। आज मैप आउट एंड चेक इन। एंड फाइनली सीक्वेंस एंड स्कैफोल्ड। सीक्वेंस एंड स्कैफोल्ड का मतलब ये है कि आपने खुद जो पिछली क्लास में पढ़ाया है और ओवरऑल सिलेबस में वो टॉपिक कहाँ पे लिंक्ड है, वो टेक्स्ट कहाँ पे लिंक है, उससे लिंकेजेस बिठाएंगे और आगे क्या होने वाला है। तो सीक्वेंस में किस तरह से है, वो यदि हम बच्चों को देते हैं तो उनकी बैकग्राउंड नॉलेज एक्टिवेट हो जाती है और नए टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए वो बेटर रेडी होते हैं। स्कैफोल्ड आपको पता है, सपोर्ट देना, यदि पिछली नॉलेज जो आपको लगता है जरूरी है इस टेक्स्ट को समझने के लिए और वहां उनको नहीं समझ में आ रही है, तो आप जो है उसको स्कैफोल्ड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। बाकी जो टीचिंग कॉम्प्रिहेंशन के मेथड है वो हम